हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। मैं पल्लवी गौड़ आज की इस वीडियो में आपको प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताऊंगी, जिसमें संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। मेरी वीडियो को देखने से पहले जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हाँ, सभी साथियों की ओर शेयर भी करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने क्रिया के भेद में कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में विस्तार से बताया। अकर्मक क्रिया क्या? अकर्मक क्रिया वो जहां पर कि क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है और वहां कर्म अनुपस्थित रहता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे राम खाता है, तो राम खाता है, यहां पर कर्म अनुपस्थित है, खाने की क्रिया का प्रभाव सीधे राम पर यानी कर्ता पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया से आशय है कि वे क्रिया जिनका प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, यानी कि वाक्य में जहां कर्म उपस्थित होता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया मीन्स कर्म के साथ आने वाली क्रिया। जैसे कि राम खाना खाता है, तो राम क्या खाता है? खाना। इसी के साथ मैंने सकर्मक क्रिया का भेद एक कर्मक और दो कर्मक, द्विकर्मक के बारे में बताया। जहां वाक्य में एक कर्म उपस्थित होता है वहां एक कर्मक, और जहां वाक्य में एक से अधिक कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक। आज मैं इस वीडियो में आपको क्रिया का दूसरा आधार भेद का, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। साथियों, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 5 होते हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 रंजक या सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, और नंबर 5 है पूर्वकालिक क्रिया। हम बारी बारी से इन सभी क्रियाओं के भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से क्या आशय है? देखिए साथियों, वाक्य में मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में मुख्य क्रिया का अर्थ यानी कि मुख्य क्रिया के विस्तार के लिए, कार्य के पूर्ण होने या वाक्य के पूर्ण होने के लिए जिन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वे सभी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। यानी कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के दोनों के मिले रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया का प्रयोग होना आवश्यक है। बिना सहायक क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता। जैसे कि मैं कहूं रजनी सो, इतना कहकर मैं चुप हो जाऊं, तो रजनी सो ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। अब आपको यह नहीं पता पड़ रहा है कि रजनी सो का अर्थ क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूं। रजनी सो चुकी है, रजनी सोएगी, या रजनी सो रही है। तो इस प्रकार के अपूर्ण वाक्य को पूर्ण सहायक क्रिया के माध्यम से किया जाता है। और वाक्य में जब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का दोनों का प्रयोग होता है तो वो वाक्य संयुक्त क्रिया में बदल जाता है। जैसे रजनी सो रही है, इसमें सोना मुख्य क्रिया है और रही है सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। हर्ष को पिताजी बुला रहे हैं, बुलाना मुख्य क्रिया, रहे हैं सहायक क्रिया। यानी कि यहां पर मुख्य और सहायक क्रिया मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई हैं। वह विद्यालय से आ गया, अगर मैं यहां कह देती वह विद्यालय से आ, तो क्या यह वाक्य पूर्ण हुआ? आ चुका है या नहीं आया है या आएगा, ये अपूर्ण वाक्य है। तो वह विद्यालय से आ गया, गया भी सहायक क्रिया है, आ मुख्य क्रिया, यहां पर संयुक्त क्रिया। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं से, 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि सीता खाना खा रही है, तो खा रही है, खा मुख्य क्रिया, रही है सहायक क्रिया। वह घर चला गया, वह घर चला गया, यहां पर वह घर चला गया में क्या हुआ? यहां पर वाक्य पूर्ण हुआ। चला गया या चला जाएगा या चला जा रहा है, अगर हम यहां पर सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे तो ये वाक्य अपना पूरा अर्थ
नहीं दे पाएगा। सीता पैदल जा रही है, सीता पैदल जा रही है, जाना मुख्य क्रिया, रही है सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से मुझे बाजार जाना है या रोहित टीवी देख रहा है, तो ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का प्रयोग जब सम्मिलित रूप से होता है तो वहां संयुक्त क्रिया कही जाती है। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है रंजक या सहायक क्रिया। तो रंजक और सहायक क्रिया से क्या आशय है? देखिए, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में प्रभाव या विशेषता लाने का कार्य करती है तो वह रंजक या सहायक क्रिया कहलाती है। इसका आशय यह हुआ कि जब मुख्य क्रिया यानी कि जो मुख्य कार्य हो रहा है उस पर और अधिक जोर देने के लिए जो सहायक क्रिया के रूप में क्रिया शब्द प्रयुक्त होते हैं वे अपना निजी अर्थ को खो देते हैं। जैसे कि गया, गया का अपना एक अर्थ है, लेकिन अगर मैं कहूं चला गया तो वो चला के इस अर्थ को विस्तार देने के लिए, अर्थ को प्रभाव विशेष बनाने के लिए गया शब्द का जब प्रयोग हुआ तो गया का स्वतंत्र अर्थ खो गया। वो चला से सम्मिलित होकर यह प्रकट कर रही है कि जो जिसके बारे में कहा गया चला गया, यानी कि वो व्यक्ति जा चुका है। ठीक है, तो गया या जाओ, जाओ शब्द अपने आप में पूर्ण है। जाओ अपना अर्थ व्यक्त कर रहा है कि जाने के लिए कहा जा रहा है कि जाओ, लेकिन अगर मैं कहूं आ जाओ तो चूंकि आना एक क्रिया है और जाओ भी एक क्रिया है, तो आ जाओ में जाओ ने अपना अर्थ तो खो दिया और विपरीत अर्थ देने लगा कि अंदर आ जाओ। ठीक है, तो आने के साथ जुड़कर जाओ ने अपना अर्थ खोकर आने पर विशेष जोर दे दिया। समझे आप? तो इस तरीके से जब कोई मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का शब्द जुड़कर मुख्य क्रिया के अर्थ पर विशेष बल देता है और अपना स्वतंत्र अर्थ खो देता है, वहां पर उस शब्द को रंजक या सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि सब अंदर आ जाओ, तो आ मुख्य क्रिया है, जाओ सहायक क्रिया। अब जाओ का अपना स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन आ के साथ जुड़कर ये अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में सम्मिलित रूप से अपना अर्थ दे रही है कि सब अंदर आ जाओ, यानी कि अंदर आने के लिए ये आ जाओ शब्द मिलकर प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर जाओ का अपना अर्थ जाने का खो गया है, ये आने के अर्थ में शामिल हो गई है। तो इस प्रकार से जो सहायक क्रिया अपना अस्तित्व खोकर मुख्य क्रिया का अर्थ में विशेष बल या अर्थ में विशेषता प्रकट कर देते हैं वे रंजक और सहायक क्रिया शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर दुकानदार सामान दिखाने लगा। अब देखिए, लगा, लगा सहायक क्रिया है, जबकि लगा का अपने आप अलग अर्थ है ना। दिखाने के साथ में ये जुड़कर अपना अर्थ तो खो दिया इस शब्द ने, लेकिन ये क्रिया दिखाने के साथ जुड़कर दिखाने वाले अर्थ पर ज्यादा जोर देने लगा। दुकानदार सामान दिखाने लगा। ठीक है, तो यहां पर ये रंजक या सहायक क्रिया है। वे आराम से बैठ गए, गए मीन्स जाने के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन बैठने के साथ जुड़कर गए का अर्थ बदल गया। वे आराम से बैठ गए, तो यहां पर गए सहायक क्रिया ने अपना अर्थ खोकर बैठने के अर्थ पर जोर दे दिया। तुम यहां से चले जाओ, जाना भी अपना एक अलग अर्थ है और चले जाने के लिए भी चला भी अपना अर्थ दे रहा है और जाओ भी अर्थ दे रहा है। लेकिन यहां पर जाओ क्रिया शब्द ने, जो कि सहायक शब्द है, रंजक शब्द है, वो चले में मिलकर जुड़कर यह बता रहा है कि जाने के लिए आदेशित किया जा रहा है कि तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, वह जोर से हंसने लगा। यहां पर भी लगा जो सहायक क्रिया है वो हंसने पर विशेष बल दे रहे हैं कि वो जोर से हंसने लगा, हंसना क्रिया है ना। तो इस प्रकार से जो सहायक क्रियाएं अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष बल देते हैं वहां पर वे रंजक और सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया का अगला भेद है नाम धातु क्रिया। देखिए साथियों, मैंने आपको धातु के बारे में एक वीडियो में बताया था, वहां पर मैंने धातु के रूप परिवर्तन में भी आपको नाम धातु रूप परिवर्तन करना बताया था। तो धातु भी क्रिया के ही रूप है, धातु और क्रिया एक ही है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यहां पर आप क्रिया के धातु रूप को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। धातु रूप क्या है? देखिए, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
और अनुकरणात्मक शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। धातु यानी कि क्रिया का मूल रूप में जब प्रत्यय लग जाता है तो वो नाम धातु रूप में बदल जाते हैं। कैसे, देखिए, फिल्म, फिल्म एक संज्ञा है। संज्ञा में यदि हम आना प्रत्यय जोड़ देंगे, मैंने आपको बताया था वहां पर कि आना, आवा, आया, इन प्रत्ययों को जोड़कर हम धातु परिवर्तन कर लेते हैं। तो नाम धातु क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणात्मक शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए क्रिया शब्द बनते हैं जो कि नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। कैसे, जैसे संज्ञा शब्दों से फिल्म, फिल्माना, आना शब्द जोड़कर, आना प्रत्यय जोड़कर फिल्माना, बात का बतियाना, टक्कर का टकराना, लज्जा का लजाना या शर्म का शर्माना, झूठ का जुठलाना बन जाएगा, लात का लतियाना। जहां भी आप इस प्रकार के शब्द देखें, फिल्माना, लजाना, बतियाना, ये सभी संज्ञा शब्दों से क्रिया शब्द में रूप परिवर्तित हुए हैं। कैसे, आना प्रत्यय के द्वारा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार से शब्द रूप परिवर्तित होता है क्रिया का। देखिए, अपना और आप, ये सर्वनाम शब्द है। जब इसमें हम आना प्रत्यय लगा देंगे तो यह नाम धातु क्रिया में बदल जाएगा। कैसे, अपना का अपनाना, साठ सठियाना, वे तो सठिया गए हैं, है ना, सठियाना, मैं मिमियाना, वो तो मिमियाने लगा, या वह डर के मारे मेरे आगे मिमियाने लगा, तो मिमियाना। मोटा, तुम तो बहुत मुटिया गए हो, तुम तो बहुत मुटियाते जा रहे हो, तो मोटा का मुटियाना। समझे, तो आना प्रत्यय से यहां पर सर्वनाम शब्द बदलकर नाम धातु क्रिया में परिवर्तित हो गए। अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक मतलब एक जैसे दो शब्दों का रिपीटेशन, जैसे थप थप, भिन्न भिन्न, खट खट, तो थप थप का थपथपाना, भिन्न भिन्न भिनभिनाना, खटखट खटखटाना, है ना, गुनगुन गुनगुनाना, टिमटिम टिमटिमाना, बड़बड़ बड़बड़ाना। तो सारांश यह है कि जहां पर संज्ञा, सर्वनाम या अनुकरणात्मक या विशेषण जैसे शब्दों में आना का प्रत्यय लगकर जब भी कहीं पर प्रयोग हुआ हो तो वहां पर आप समझ जाएं कि वही शब्द नाम धातु क्रिया का शब्द है। इनका वाक्यों में थोड़ा सा हम प्रयोग देख लेते हैं। वह बहुत शर्माता है, ठीक है, वह बहुत, शर्म से शर्माना या शर्माता, वह बहुत शर्माता है। हर किसी से टकराना ठीक नहीं, टक्कर संज्ञा, टकराना ठीक नहीं। वह तो मिमियाने लगा, दरवाजा खटखटा दो, दरवाजा खटखटा दो। तारे टिमटिमाने लगे, वह गीत गुनगुना रही थी। मच्छर भिनभिना रहे हैं, मच्छर भिनभिना रहे हैं। मुझे अपनाना चाहिए या उसे अपनाना चाहिए, उसने मेरी पीठ थपथपाई। देखिए, ये सारे शब्द हम अपने वाक्यों में बोलते समय साधारण तौर पर प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि इन शब्दों का प्रकार या इन शब्दों की प्रवृत्ति क्या है। अब चूंकि आप ये मेरी अगर पिछली सारी वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने जितनी भी वीडियो अभी तक बनाई हैं उनमें अगर आप बारी बारी से सभी कुछ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी आसानी से और कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप समझ गए कि किस प्रकार से नाम धातु क्रिया का प्रयोग हम अपने वाक्यों में करते हैं। क्रिया का अगला भेद है प्रयोग के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी जब मैंने आपको धातु परिचय दिया था तो वहां पर भी मैंने प्रेरणार्थक धातु में इसके बारे में विस्तार से बताया है। यहां पर हम थोड़ा सा रिवीजन और करते हैं, पुनः पुनरावृत्ति भी होगी और आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा सा मेरी उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता, ध्यान दीजिएगा, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रेरणार्थक प्रेरित करने वाला क्रिया अन्य किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वहां क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे खुशी गाय को घास खिलाती है, खुशी गाय को प्रेरित कर रही है घास खाने के लिए, खुशी गाय को घास खिलाती है। समझे? पक्षियों को दाना डलवाना है, पक्षियों को दाना डलवाना है, किसी को हम प्रेरित कर रहे हैं कि पक्षियों को दाना डालो
तो किस पक्षियों को दाना डलवाना है। रोहन सीता को जूस पिलाता है, मतलब कि रोहन जूस पीने के लिए सीता को प्रेरित कर रहा है। तो रोहन सीता को जूस पिलाता है। अगर मैं कहूं रोहन जूस पीता है तो कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, लेकिन रोहन ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहा है कि सीता दूध पीने के लिए, जूस पीने के लिए प्रेरित हो। समझ गए ना यहां पर प्रेरित करने का आशय, कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि वो दूसरा व्यक्ति को ही उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे खुशी गाय को प्रेरित कर रही है घास दिखाकर कि वो उस घास को खा ले, प्रेरित कर रही है। ठीक है। पक्षियों को दाना डलवाना है। ठीक है। तो यहां पर पक्षियों को अगर हम दाना डालेंगे तो वहां पर पक्षी उसको चुगने के लिए प्रेरित होंगे। रोहन सीता को जूस पिलाता है। तो समझे यहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ये मैंने धातु में आपको बताया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? देखिए, कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, पर प्रेरित कौन कर रहा है? शिक्षक पढ़ने के लिए पढ़ाते हैं। मां बच्चे को नहलाती है, मां बच्चे को नहला रही है, प्रेरित कर रही है बच्चे को नहाने के लिए। अनिकेत पक्षियों को दाना डालता है, अनिकेत पक्षियों को दाना डालता है। क्यों? पक्षियों को प्रेरित करने के लिए कि वो दाना चुगे। सीता नृत्य सिखाती है, सीता नृत्य सिखाती है, यानी कि स्वयं नृत्य सिखाती है। तो यहां पर शिक्षक, मां, अनिकेत, सीता अपने कार्य कर रहे हैं जिससे कि दूसरे प्रेरित हो। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को प्रेरित, पर कार्यकर्ता स्वयं कर रहा है। समझ रहे ना, शिक्षक खुद पढ़ाते हैं। ठीक है। मां बच्चे को नहला रही है, तो मां स्वयं कर रही है प्रेरित। ठीक है। अनिकेत स्वयं दाना डाल रहा है पक्षियों को, सीता नृत्य सिखाती है। समझे? तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है वहां पर प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक होता है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक का आशय है कि जहां पर कर्ता में स्वयं सम्मिलित ना होकर अन्य को प्रेरित करता है, मतलब जहां कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं होता, स्वयं कुछ नहीं करता, बस दूसरे को प्रेरित करता है। जैसे शिक्षक समीर से पाठ पढ़वाते हैं। कक्षा में कई सारे बच्चे हैं, शिक्षक उसमें से किसी बच्चे को खड़ा करके पाठ पढ़ने को कहें, तो शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ा रहा है, यहां पर प्रेरित कर दिया उसने और दूसरा पाठ पढ़ रहा है। अर्थात कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से वो कार्य करवाए, तो वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक। शिक्षक समीर से पाठ पढ़वाते हैं। प्रेरणा दर्जी से कपड़े सिलवाती है, दर्जी से कपड़े सिलवा रही है, प्रेरणा सिलवाती है। सीता गीता को नृत्य सिखवाती है, सीता खुद नहीं सिखा रही नृत्य, गीता को नृत्य सिखवा रही है। तो इसका मतलब यह कोई तीसरा व्यक्ति नृत्य सिखा रहा है। तो सीता गीता को नृत्य सिखवाती है। रोहन मां से खीर बनवाता है, रोहन खीर खुद नहीं बना रहा, रोहन मां से खीर बनवाता है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक जितने क्रिया हैं वहां पर जो प्रत्यय लगता है वो वाना, वाता, वाया इत्यादि प्रत्यय का प्रयोग क्रिया शब्दों में होता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में परिवर्तन, यानी कि किस प्रकार से क्रिया शब्द प्रथम प्रेरणार्थक में बदलती है और फिर प्रथम प्रेरणार्थक से द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलती है। थोड़े से उदाहरण हम यहां पर देखते हैं। देखिए, क्रिया है लिखना। क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है लिख। अगर प्रत्यय लगा, मैंने धातु में आपको समझाया था, मुख्य क्रिया में है लिख, यानी कि मुख्य धातु है लिख, ना प्रत्यय लगने पर लिखना। प्रथम प्रेरणार्थक, प्रेरणा दी तो लिखता तो स्वयं है करता, लेकिन यहां प्रेरणा देगा तो लिखाना। मैंने पत्र लिखाया, मैंने रोहन से पत्र लिखाया, मैंने पत्र स्वयं लिखा या मैंने पत्र लिखा, तो ये तो यहां पर होगी मुख्य क्रिया। पर मैंने रोहन से पत्र लिखाया या मुझे रोहन से पत्र लिखाना है तो प्रथम प्रेरणार्थक। और अगर मैं कहूं मैंने रोहन से पत्र लिखवाया तो यहां द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है। पीना क्रिया, पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक,
पिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। सीखना क्रिया है, सामान्य क्रिया। आना प्रत्यय लगेगा तो सिखाना प्रथम प्रेरणार्थक, सिखवाना या सिखवाया द्वितीय प्रेरणार्थक में बदल जाएगा। खाना सामान्य क्रिया, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक, खिलवाना या खिलवाया द्वितीय प्रेरणार्थक। इसी प्रकार से बोलना सामान्य क्रिया, बुलाना प्रथम प्रेरणार्थक और बुलवाया या बुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। सोना सामान्य, सुलाना प्रथम प्रेरणार्थक, सुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। खेलना सामान्य क्रिया, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक, खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। उदाहरण पर देख लेते हैं। उसने मुझे बहुत दौड़ाया, उसने मुझे बहुत दौड़ाया यानी कि मुझे प्रेरित किया उसने। वह बहुत दौड़वाता है, दौड़वाना। माँ ने बुलाया है, ठीक है, माँ ने बुलाया है, माँ ने बुलवाया है। सीता बच्चों को सुलाती है, बच्चों को सुलवाना है। तो इस प्रकार से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के में परिवर्तन होता है और सामान्य क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में आना या वाना, वाया आदि प्रत्यय लगाकर परिवर्तित होती है। क्रिया का अगला भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ पूर्व यानी पहले। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए साथियों, कई वाक्य ऐसे होते हैं कि जिनमें दो क्रियाएं एक साथ घटित होती हैं, एक थोड़ा पहले और एक बाद में। मेरे स्टेशन जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई, तो मैं पहुंचा ट्रेन चली गई, दो क्रियाएं हो गई, पहुंचना और जाना, ठीक है। तो मुख्य क्रिया के पहले वाली जो क्रिया घटित होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि नानाजी फल खरीद कर ले आए, खरीदना पहले हुआ और लेकर आना दूसरी बार, तो मुख्य क्रिया क्या है? ले आना, ले आए, है ना, या लाए। लेकिन उसके पहले घटना घटित हुई कि उन्होंने खरीदा। नानाजी फल खरीद कर ले आए या नानाजी फल खरीद कर लाए, ठीक है। तो मुख्य क्रिया लाना और खरीदना उसके पहले की क्रिया। तो यानी कि एक वाक्य में दो क्रियाएं जहां प्रयुक्त होती हैं, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया जो मुख्य क्रिया के पहले वाली होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहते हैं। विपुल ने दौड़कर गेंद उठाई। उठाना मुख्य क्रिया, उठाना क्या है साथियों? मुख्य क्रिया। गेंद उठाना, तो उठाना मुख्य क्रिया, लेकिन कैसे उठाई? दौड़कर। तो यहां पर दौड़कर पहले घटना घटित हुई कि पहले वो दौड़ा फिर उसने गेंद उठाई। तो यहां पर जो पहले वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। वह मेरी बात मानकर चला गया। चला गया मुख्य क्रिया, जाना मुख्य क्रिया, लेकिन उसके पहले उसने मेरी बात मानी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि मुख्य क्रिया के पहले आने वाली क्रिया या पहले घटित होने वाली घटना पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहलाते हैं। वह सही समय पर सोकर उठ गया। उठ गया मुख्य क्रिया, मुख्य घटना तो यह है कि वो उठ गया, ठीक है। सोकर, उठने से पहले वो क्या कर रहा था? सो रहा था, तो सोकर उठ गया, ठीक है, तो पूर्वकालिक शब्द। गरिमा घर आकर पढ़ने लगी। पढ़ना मुख्य क्रिया, पढ़ने लगी मुख्य क्रिया, पर कब? घर आकर। तो जो आकर घटना घटित हुई, पहले वो आई फिर वो पढ़े। समझ रहे ना आप मेरी बात? पहले की घटना जो घटित होती है वो पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहलाते हैं। मानसी खाकर सोने गई, मतलब सोना मुख्य क्रिया हुआ कि सोने गई, लेकिन उसके पहले क्या किया? उसने खाना खाया। तो खाना खाया फिर सोने गई, तो खाना खाकर सोने गई। बेटा थोड़ा रुक कर चले जाना। चले जाना मुख्य क्रिया है, पर कब? थोड़ा रुक कर, तो पहले रुकना फिर चले जाना। मैना उड़कर पेड़ पर बैठ गई। बैठ गई मुख्य क्रिया, ठीक है, जो वर्तमान में है, बैठ गई, ठीक है, लेकिन उसके पहले उसने क्या किया था? क्या घटना घटित हुई कि वो उड़ी, तो उड़ना पूर्वकालिक क्रिया शब्द। तो इस प्रकार से साथियों मैंने यहां पर आपको क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया शब्द भेद रूप पिछली वीडियो में बताया, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, अर्थात
वाक्य में कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से हम क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं, या हमारे सामने कितने प्रकार से क्रिया शब्दों का प्रयोग वाक्य में आता है, उस सब के बारे में विस्तार से बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली इन 3 वीडियो में मेरे द्वारा जो क्रिया के बारे में आपको समझाया गया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये मेरी जानकारी आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथियों, मैं अभी तक आपको विकारी शब्दों के भेद के बारे में बता रही थी, जिसमें मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में विस्तार से बताया। मेरी सारी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप प्लीज बारी बारी से जाकर वहां देखें। अब मैं आपको आगे की वीडियो में अविकारी शब्दों के भेद के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द, ये सभी अविकारी शब्दों के भेद हैं। तो मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरा देखें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। साथियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वे भी लाभान्वित हों। और हाँ, आप मुझे प्लीज लाइक अवश्य करें, मुझे आपके लाइक की और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज साथियों, मेरी सहायता अवश्य करें। मेरी आगे की सभी वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए और जीवन की प्रत्येक सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।